आज किस मैडम की एंडिंग को देखकर लगा कि अपना रैंडी भी चाहे मेरा मन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस आज की वीडियो बहुत औसम रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्मैकडाउन की, जो कि अभी अभी खत्म हुई है। जिसके अंदर दोस्तों मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि अब रैंडी ऑर्टन भी दोस्तों अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा जेकब फाटू ने OTC 1 के ऊपर बड़ा कमेंट किया है। और गाइस जो मिस्ट्री हम लोगों को रॉ में देखने को मिली थी, आज स्मैकडाउन में भी फीचर होते हुए नजर आए। तो फादर डिस्कस कर लेते हैं आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों की थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स ने। कोडी रोड्स दोस्तों आते हैं क्योंकि लास्ट वीक दोस्तों क्वालिफाई कर चुके थे, तो एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन वो ढंग से नहीं हो पाई। वहां आकर वो सबसे पहले वही कहते हैं व्हाट आई टॉक अबाउट कि जेकब फाटू की एंट्री हो जाती है। जेकब फाटू आते हैं जहां दोस्तों कोडी रोड्स शेयरिंग में जाकर साफ साफ ये कहते हैं, मुंह पर ये बोलते हैं कि अगर लास्ट वीक ड्रू मैकिंटायर इंटरफेरेंस ना करता तो शायद से उस ट्रिपल थ्रेट में मैं तुझे और सेमी को हरा कर क्वालिफाई कर चुका होता। बात यह है कि समस्या तुम नहीं बल्कि ड्रू मैकिंटायर है, और ऐसे में वो ड्रू मैकिंटायर को कॉल्ड आउट करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर की जगह और निक कॉल्डिस दिखाई देते हैं। निक कॉल्डिस दोस्तों आकर ये चीज़ कहते हैं कि वो जानते हैं आज की स्मैकडाउन में ऐसा कोई हंगामा हो सकता था, उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को छुट्टी दे दी है। और ऐसे में दोस्तों जेकब फाटू से ये चीज़ कहते हैं कि उन्हें शांत रहने की आवश्यकता है कि अचानक से ड्रू मैकिंटायर हम लोगों को ऊपर स्टेडियम में देखने को मिलते हैं बैठे हुए, एक अलग से सीट ली हुई थी उन्होंने, और ये चीज़ कहते हैं कि वो जानते हैं कि निक ऑल्डिस ने उन्हें छुट्टी दी है, लेकिन वो एक फाइटिंग चैंपियन है और चैंपियन होने के नाते उन्हें पूरा का पूरा जो वो सूट है वो बाय कर दिया है, सीट्स बाय कर दी है। और यहाँ वो बताना चाहते हैं कि हर कोई उनसे इसलिए चल रहा है क्योंकि वो चैंपियन है। इसके बाद दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जेकब फाटू के ऊपर शॉट ले लेते हैं, ये कहते हुए कि तुम क्यों तैश में आ रहे हो, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, और तुम्हारा केस बिल्कुल वैसा है, यानी कि तुम कुत्ता हो। जिस पर जेकब फाटू को गुस्सा आ जाता है, जेकब फाटू मारने के लिए दौड़ते हैं ड्रू को, लेकिन बैरिकेड के बाद सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है, जहां दोस्तों जेकब फाटू सिक्योरिटी को भी टेक डाउन कर देते हैं, लेकिन निक ऑल्डिस के कहे पर वो मान जाते हैं और निक ऑल्डिस उन्हें शांत करके बैक स्टेज भेज देते हैं। इन द मेन टाइम ड्रू वही लाइन कह रहे हैं कि हर कोई उनके पीछे, सारी दुनिया उनके पीछे है क्योंकि वो चैंपियन है। कोडी कहते हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि तुम ए होल हो, ना कि एक चैंपियन, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद कार्मेलो हेज ड्रैगनोव के बीच में सेगमेंट में देखने को मिला। ड्रैगनोव बहुत ज़्यादा तैश में थे, उनका मैच होने वाला था, तो मैच से पहले तैश में गर्दन पकड़कर ये चीज़ कहते हैं कार्मेलो की, कार्मेलो तुझे रेसलमेनिया में जाना है, उससे पहले चेंबर जीतना है। जिस पर कार्मेलो कहते हैं थांबा थांबा थांबा, इतने भी ज़्यादा तुझे तैश में आने की आवश्यकता नहीं है, तुझे अपने मैच पर फोकस करना है। जिसका ड्रैगनोव कहते हैं कि हाँ वो जाने वाले और टामा टोंगा को पावर दिखाने वाले हैं। ड्रैगनोव वर्सेस टामा टोंगा अगला मैच था। सोलो सिकोआ इसके अंदर आ रखे थे दोस्तों, और गाइज उन्होंने लैंटन पकड़ रखा था, और मैच के ड्यूरिंग उनकी इंटरफेरेंस भी काफ़ी ज़्यादा थी MFT वालों की, जिसके चलते ड्रैगनोव इसके अंदर हार जाते हैं और टामा टोंगा दोस्तों जीत जाते हैं। इसके बाद वहाँ लेंटन पकड़कर जो सोलो है प्रोमो कट करने लगते हैं दोस्तों, और खासकर वाइट सिक्स को दोस्तों आड़े हाथ लेने लगते हैं। तो लाइट्स बंद होती है, वाइट सिक्स का वीडियो चलता है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, जहाँ दोस्तों जो अंकल हाउडी है वो अगले हफ्ते एक सिंगल्स मैच में आने को कहते हैं। सोलो को ये चीज़ कहते हैं कि अगले हफ्ते वो सिंगल्स कंपटीशन में आएंगे, जहां वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अकेले चलने वाले हैं। सोलो को भी देखेंगे क्या वो बिना फैमिली के वहाँ आते या फिर नहीं। तो गाइज ये सिंगल्स कंपटीशन अगले हफ्ते होगा, और शायद से इसके अंदर जो जीतेगा वो लैंटन घर लेकर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बात कर ली जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जेड कारगिल आ जाती है दोस्तों रिंग के अंदर, और पूरी की पूरी महिला डिवीज़न को दोस्तों आड़े हाथ लेते हुए दोस्तों शॉट्स लेती है। रिया रिप्ली का भी नेम ड्रॉप करती है, और बाकी की स्टार्स का भी, जो कि एलिमिनेशन चेम्बर में उतरने वाला है। इस दौरान दोस्तों लिव मॉर्गन के ऊपर भी शॉट लेती है। वो कहती है लिव मॉर्गन रेसलमेनिया का फैसला जल्द करेगी, तो जब भी वो करेगी तो वो उनके सामने वहाँ मौजूद रहने वाली है। इस दौरान दोस्तों शॉर्लेट फ्लेयर की एंट्री हो जाती है सेगमेंट के बाद रैंप के ऊपर, जहाँ दोस्तों जेड एंड शॉर्लेट के बीच में तगड़ा फेस ऑफ होता है, और ये काफ़ी इंटेंस था। और इसकी इंटेंसिटी देखते हुए दोस्तों वहाँ ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं दोस्तों जेड को शांत करने। जिसके बाद दोस्तों अब शॉर्लेट रिंग में जा चुकी है, और कियाना जेम्स एंड एजेक्स भी आ चुकी है। तो ये ट्रिपल थ्रेट था दोस्तों क्वालिफायर महिलाओं का एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। एंड आई मस्ट से आई लव दिस मैच, आई लव एवरी बिट ऑफ दिस, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो
विनर आया है, आउट ऑफ नोवेयर आया, मतलब कह लीजिए दोस्तों अनप्रिडिक्टेबल मैच था, ज़बरदस्त था। और इसके अंदर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर काफ़ी अच्छा डोमिनेट कर रही थी, नाया को दोस्तों उन्होंने आउटसाइड टेक आउट भी कर रखा था। लेकिन एंड में दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि नाया जैक्स जो है कियाना जेम्स को अपना फिनिशर लगा चुकी है, जहां दोस्तों जो शार्लेट फ्लेयर है वो दोस्तों फिगर 8 भी धर देती है दोस्तों। और इसी गहमा गहमी में जो नाया जैक्स को फिगर 8 लगा हुआ था शार्लेट का, कियाना जेम्स ने आकर दोस्तों पिन फॉल में ले लिया शार्लेट को उसी पोजीशन में। और गाइज यहाँ कियाना जेम्स क्वालिफाई कर गई है। ये कुछ ऐसा मैच था कि गाइज इसके अंदर सभी को लग रहा था नाया या फिर शार्लेट जीतेगी, लेकिन कियाना जीत गई, इसीलिए मुझे अच्छा लगा है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ओबा फेमी किट विल्सन का सेगमेंट देखने को मिला। किट विल्सन आकर ओबा फेमी की तारीफ में एक पोएम लिख रखे थे, तो सुनाते उन्हें ओबा को खुश करने के लिए। तो ओबा दोस्तों कहते हैं कि मज़ा आया इस पोएम में, पिछली पोएम भी सुना। किट विल्सन जब पिछली पोएम सुनाते हैं तो वो बिल्कुल ओबा के खिलाफ में थी। ओबा को दोस्तों उस पोएम में वो टॉक्सिक बता रहे थे, तो ओबा को आ गया गुस्सा, ओबा ने उन्हें रिंग में डाला और गाइज 2-3 मूव लगाए जो कि उनके है दोस्तों, और अपना फिनिशर जो कि पावर बॉम्ब है दोस्तों वो लगाकर पिनफॉल में ले लिया। तो कह सकते हैं किट विल्सन के खिलाफ दोस्तों ये दूसरा उनका स्क्वाश मैच था। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली चीज़ देखने को मिलती है वो बैक स्टेज देखने को मिलती है, जहाँ दोस्तों द मिज जो है ओबा को जाकर दोस्तों रेसलमेनिया मटेरियल कहते हैं। और यहाँ दोस्तों जो हमारे अपने ओबा है वो धन्यवाद करते हैं, लेकिन द मिज आगे कहते हैं कि धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, तुझे एक कोच की आवश्यकता है, चूंकि अब जॉन सीना नहीं है तो मैं लॉकर रूम लीडर हूँ और मैं तुझे रोप्स दिखाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों जो ओबा है वो कहते हैं अच्छा तू रोप्स दिखाएगा, मैं निक ऑल्डिस से जाकर बात करता हूँ। जिसके बाद जब चले जाते ओबा तब द मिज को समझ आता है कि ये नेक्स्ट वीक मैच की बात करने गया है। तो द मिज कहते हैं नहीं नहीं मुझे तुझसे मैच नहीं लड़ना, लेकिन तब तक देरी हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था R-Truth एंड डेमियन प्रीस्ट का मज़ेदार सेगमेंट। इसके अंदर दोस्तों R-Truth जो है वो जो ये बक्सा आ रखा था मिस्टीरियस बॉक्स, आज स्मैकडाउन में आ रखा था चूंकि रॉ से, तो इसे दोस्तों समझ रहे थे स्लैमी अवार्ड्स। तो वो कहते हैं कि ऐसे अवार्ड मैंने बहुत जीते हैं। निक कहते हैं यार ये वो अवार्ड नहीं है जो तू समझ रहा है। जिसके बाद वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है कि डेमियन वहाँ आ जाते हैं। डेमियन प्रीस्ट को R-Truth कहते हैं कि हम दोनों में से कोई एक ही जा सकेगा रेसलमेनिया एलिमिनेशन चैम्बर में होने वाली हम दोनों की भिड़ंत क्वालिफायर्स में हम दोनों। जिसके बाद निक कहते हैं कि ये क्वालिफायर मैच में ना कि तुम। और यहाँ दोस्तों फिर R-Truth झल्ला से जाते हैं और ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि मुझे बॉल्स वाला निक ऑल्डिस चाहिए ना कि ये वाला। तो काफ़ी फनी सेगमेंट था। अब टिफनी स्ट्रैटन का दोस्तों मैच देखने को मिला अल्बा फायर के खिलाफ में। चेल्सी बाहर थी पड़ी हुई, वहाँ दोस्तों अपनी चेयर के ऊपर अंदर दोस्तों टिफनी ने एक आसान जीत इसमें अर्जित की प्रीटियस माउंटसॉल लगाकर। जो अगली चीज़ देखने को मिल रही है गाइस वो मेरे हिसाब से आज की स्मैकडाउन की सबसे बेस्ट चीज़ थी, यह है दोस्तों सेमी ज़ेन एंड कोडी रोड्स की बहसबाजी। तो ये काफ़ी इमोशनल बहसबाजी थी और इसके अंदर सबसे पहले दोस्तों कोडी जो है ये चीज़ कहते हैं कि सेमी ज़ेन को कि तुझे लास्ट वीक जो हार आई उसके लिए शर्म फील नहीं करनी चाहिए। सेमी कहता है शर्म कैसी, शर्म तो तुझे फील होनी चाहिए, जिस तरीके से तैने वहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, ड्रू नहीं होता तो शायद से मैं जीत चुका होता। तूने मौके को पूरे तरीके से अपनी तरफ कर दिया, उस मौके में तू खुदगर्ज निकला और तूने मैच को जीता, तो शर्म तुझे आनी चाहिए क्योंकि तूने चीट किया है। इसके बाद कोटी कहते हैं कि मैंने चीट किया है, मैंने मौके को भुनाया है। और मौके को भुनाने वाली बात यह है कि मौके जो है वो चलकर नहीं आते हैं, आपको उन्हें ग्रैब करना होता है। लेकिन शायद तू ये चीज़ नहीं समझेगा और इसीलिए तू आज तक चैंपियन नहीं बन पाया। सेमी कहते हैं कि तू जो है तुझे अपॉर्चुनिटीज गोद में मिली है, तू गोल्डन बॉय WWE का QB1 कहता है ना तू खुद को, लेकिन हाँ मैंने 10 साल तक संघर्ष किया है इस कंपनी के अंदर। और गाइज यहाँ जो है जो कोडी है वो ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि शायद से तुझे खुद के ऊपर काम करना चाहिए, शायद से तू ही जिम्मेदार है अपनी असफलता का। और जैसे ही वो गए दोस्तों सेमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और सेमी ज़ेन दोस्तों वहाँ टेबल पर हाथ पटकते हैं कि ट्रिक विलियम्स पीछे से निकलते हैं और ट्रिक विलियम्स हंसते हुए ये चीज़ कहते हैं कि मैं तो पहले से ही कहता आया था कि तू वही है मिस्टर कांट डू द जॉब डन, लेकिन मैं वो चीज़ करने वाला हूँ जो कि तू कभी नहीं कर सकता।
वो है जॉब सही तरीके से। और ये चीज़ कहते हुए दोस्तों एरिना की तरफ बढ़ जाते हैं, रिंग की तरफ बढ़ जाते हैं और सभी को लगता है कि सेमी ज़ेन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और सेमी ज़ेन दोस्तों कोडी की तरफ भी चिल्लाते हैं जो कि वहाँ से जा रहे थे, तो सभी को लगता है कि अटैक करने जाएंगे, लेकिन सेमी जाकर वहाँ कह देते हैं आई एम सॉरी कोडी, मैंने शायद से तैश तैश में गलत बातें कह दी, तेरी बात सही है और मैं तो चाहता हूँ तू रेसलमेनिया में जाए, फिर से चैंपियन बने, मेरा सपोर्ट है तुझे पूरा पूरा। जिसके बाद दोस्तों कोडी वहाँ से ये चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं कि हाँ मुझे भी लगता है कि तेरी बात बिल्कुल सही है और थैंक यू सो मच इस बात के लिए। तो कोडी निकल जाते हैं, लेकिन सेमी के चेहरे पर दोस्तों वही फ्रस्ट्रेशन साफ नज़र आ रही थी। वो कहना तो नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने कह दिया। और ये जो अच्छे बनने की आदत है दोस्तों कहीं ना कहीं सेमी को नुकसान कर रही है। ट्रिक विलियम्स की बातों में दम है। यहाँ दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है जल्द सेमी ज़ेन जो है हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब ट्रिक विलियम्स जो कि एरेना के और बड़े थे, उनका मैच देखने को मिल रहा है कार्मेलो हेज डेमियन प्रिस्ट के खिलाफ में। ये क्वालिफायर मैच था और इसके अंदर गाइस कार्मेलो हेज एंड ट्रिक विलियम्स डेमियन प्रिस्ट को टेक आउट करते हैं, लेकिन एंड में डेमियन प्रिस्ट रिंग में लौट आते हैं और गाइस उन्होंने जो पंच मारा कार्मेलो को जब वो ऊपर से कूद रहे थे तो काफ़ी क्रेजी था। इस दौरान दोस्तों कार्मेलो को डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे और मैच को जीतने वाले थे, उन्हें आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों ट्रिक शॉट लग गया और कार्मेलो बाहर गिर गए रिंग से। और गाइस जो हमारे अपने डेमियन ने उन्हें फिर से दूसरा ट्रिक शॉट लगाए। यहाँ दोस्तों ट्रिक विलियम्स मैच को जीतकर क्वालिफाई कर गए। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को दो स्किपेबल सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। पहले सेगमेंट में दोस्तों निक ऑल्डिस जो है उस बक्से को रॉ में जाने को कहते हैं। इस दौरान दोस्तों बहुत सारी टैग टीम्स वहाँ अवेलेबल थी जो कि दोस्तों जॉनी गार्गानो को उस बक्से के ऊपर पड़ा देख हंस रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है। इस दौरान दोस्तों इस डिप्रेशन का ठेकरा जो है दोस्तों कैंडीज जो है निक ऑल्डिस के सर पे फोड़ती है, चीज़ कहती है कि उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। वहाँ दोस्तों हम लोगों को आते हुए नजर आती जॉर्डन ग्रेज। हाँ दोस्तों जॉर्डन ग्रेज को चुप कराने की कोशिश करती कैंडिस। इस गैमे में निक ऑल्डिस इनका मैच अगले हफ्ते के लिए कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक और स्किपेबल सेगमेंट देखने को मिला जो कि जेड कारगिल का था, जिन्हें दोस्तों कन्फ्रंट कर दिए वहाँ दोस्तों मिया यिम और उनकी फ्रेंड। ये सेगमेंट दोस्तों हमने पास्ट में कई बार देख लिया है और फिर से दोस्तों बी फैब एंड मिया यिम रिटर्न करके दोस्तों जेड के साथ राइवलरी कर रही है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये काफ़ी घटिया सेगमेंट था। अब अगला मैच देखने को मिल रहा है रिया रिप्ली वर्सेस जूलिया। एक फिलर मैच था। इसके अंदर दोस्तों ये चीज़ देखने को मिलती है कि मैच के अंदर नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड इंटरफेरेंस कर देती है, डीक्यू हो जाता है। फिर ईओ स्काई आकर रिया रिप्ली की मदद करती है। इनका टैग टीम टाइटल मैच दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए कंफर्म कर दिया है और उसके लिए बिल्डअप किया गया था। शिंसुके नाकामुरा एंड टामा टोंगा के बीच में टेंशन देखने को मिल रही है। टेंशन नहीं थी बल्कि दोस्तों एक राय थी। हुआ ये कि गाइज टामा टोंगा जो है बात कर रहे हैं अपने लीडर यानी कि सोलो से। सोलो कह रहे हैं कि टामा मैं मानता हूँ कि यूएस टाइटल टू डिजर्व करता है, लेकिन अभी तुझे फोकस करना है एमएफटी फैमिली के ऊपर, क्योंकि हम वाइट सिक्स को ये लालटेन बिल्कुल नहीं वापस कर सकते। इसके अंदर उनकी पावर समाई हुई है और तुझे अभी उस चीज़ पर फोकस करना है। ये चीज़ कहते हैं वहाँ से चल जाते हैं, लेकिन शिंसुके नाकामुरा कहते हैं कि शायद से वो सोलो की छत्र छाया में रहने लग रहे हैं और खुद के दम पर वो मर्द नहीं बन रहे हैं। टामा कहते हैं कि हमेशा से खुद के दम पर ही रहे हैं। जिसके बाद दोस्तों शिंसुके चीज़ कहते हुए नज़र आते हैं, एक बारी से खुद से सवाल कर, क्या तू वाकई में खुद के दम पर है या फिर किसी की छत्र छाया में। तो गाइस यहाँ शिंसुके ने काफ़ी तगड़े तरीके से दिमाग में घर कर दिया है दोस्तों टामा के। मेन इवेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिला है सीधे सीधे मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। और गाइस क्या ही मेन इवेंट था। इस मैच का दोस्तों आधार कैसे डलता है कि रैंडी ऑर्टन जो है वो कोडी के ऊपर बात कर रहे थे और गाइस होता ये है कि अचानक से वहाँ अलस्टर ब्लैक पॉपअप हो जाते हैं जहां दोस्तों वो रैंडी का मजाक उड़ाते हैं और गाइस इस दौरान दोस्तों रैंडी उन्हें मेन इवेंट के लिए चैलेंज कर डालते हैं। तो गाइस ये मैच था रैंडी वर्सेस अलस्टर ब्लैक का एंड मैच वाज गुड। मैच के अंदर दोस्तों एंडिंग काफ़ी घटिया थी। आई मस्ट से दोस्तों इसकी एंडिंग मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगी है। इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर होता ये है गाइस कि एंड में दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है जो कि बाहर डीडीटी लगा चुके थे दोस्तों अलस्टर ब्लैक को, उन्हें आउट ऑफ नोवेयर आकर ड्रू मैकिंटायर अपने टाइटल से दे मारते हैं उनके चेहरे के ऊपर। और यहाँ दोस्तों हमें क्या देखने को मिलता है कि रेफरी का ध्यान भटका हुआ था तो वो नहीं देख पाया, लेकिन ड्रू मैकिंटायर दोस्तों वहाँ से भग जाते जब वो देखते हैं कि कोडी रोड्स दौड़ते उनकी तरफ आ रहा है। तो ये दोनों तो ऑडियंस में से भाग जाते हैं, कोडी एंड ड्रू। रिंग में दोस्तों रैंडी अकेले, वहाँ दोस्तों उन्हें ब्लैक मास्क लगा दिया दोस्तों अलस्टर ब्लैक ने, पिन फॉल में ले लिया
और यहाँ अलस्टर ब्लैक इस बड़े मैच में जीत गए। तो गाइज अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताना चाहूँगा जो मुझे लग रही है रेसलमेनिया की रिगार्डिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जेकब फाटू जो है वो एरिना से आउट हुए हैं। बीच जैसे में एक सेगमेंट दिखाया गया है जहां जेकब फाटू जो है निक ऑल्डिस से मिलते हैं। निक ऑल्डिस उन्हें एरिना से जाने को कहते हैं और ये आश्वासन देते हैं कि अगर वो उनकी बात पर विश्वास करे तो जल्द वो उन्हें टाइटल मैच भी देंगे, जिसका जेकब फाटू कहते हैं कि वो वेट करने के लिए रेडी है लेकिन ज़्यादा देर वो वेट नहीं करने वाले। तो जेकब फाटू कहीं ना कहीं ये जो कोडी वर्सेस ड्रू बताया जा रहा है कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद बन सकता है उसमें ऐड हो सकते हैं। तो एक ट्रिपल थ्रेट तो ये ऑलरेडी है, ये चीज़ मैंने कई बार अपनी वीडियो में भी मेंशन की है। और इवन जेकब फाटू ने आज रोमन रेंस के ऊपर ये चीज़ भी कही है स्मैकडाउन के बाद में दोस्तों कि वो अपने भाई के जैसे नहीं बनना चाहते और रोमन रेंस के कज़न के तौर पर नहीं जाना चाहते, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते। तो काफ़ी अच्छा कमेंट है, बुरा कमेंट नहीं है। तो यहाँ जेकब फाटू दोस्तों टाइटल शॉट मांगे हैं, उन्हें आश्वासन दिया है डेफिनेटली मिलेगा, ट्रिपल थ्रेट तो बनेगा। बट अब ऐसी वाई गाइस से एक फैटल 4 बन सकता है और अपना रैंडी ऑर्टन भी दोस्तों अनडिस्प्यूटेड टाइटल की दौड़ में होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो अलस्टर ब्लैक एंड रैंडी हम कह रहे थे रेसलमेनिया में हो सकता है, बट ये आज स्मैकडाउन में ही हो गया। दूसरी बड़ी चीज़ कि रैंडी का ड्रू से कोई पंगा नहीं था, लेकिन ड्रू ने जानबूझकर यहाँ पंगा लिया ताकि कोडी को गलत तरीके से रब किया जा सके। तो अब रैंडी को मारा है ड्रू ने और एंड में दोस्तों कोडी जो कि बचाने रिंग में आ सकते थे उन्होंने देरी की है, तो रैंडी को इस चीज़ का भी गुस्सा होगा। तो ये दोस्तों जो ट्रिपल थ्रेट हम सोच रहे हैं फैटल 4 में कन्वर्ट हो सकता है। चूंकि रैंडी ऑर्टन एक बहुत बड़ा नाम है तो गाइस यहाँ रैंडी को ऐड किया भी जाना चाहिए। अब सवाल आपसे क्या ऐड किया जाना चाहिए या फिर नहीं, डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।